पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। कल हमने एक पौधों में जनन कल भी किया था जब हम अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे। वो कौन सी विधि थी? कायिक प्रवर्धन। वो भी पौधों के अंदर जनन हो रही थी लेकिन वो अलैंगिक तरीका था, ठीक है। तो पहली चीज़ पौधों में लैंगिक जनन है वो होता है किसके द्वारा? पुष्प के द्वारा या फूल के द्वारा, ठीक है। जिन पौधों में फूल होंगे वही लैंगिक जनन कर पाएंगे, यानी कि जनन अंग यानी कि जनन कोशिकाएं किसके अंदर होगी? पुष्प के अंदर होंगी। क्लियर है? तो पहले हमें पुष्प का चित्र बनाना चाहिए तभी हम वो जनन कोशिकाएं पढ़ पाएंगे। पहले हमें पता है पौधों के अंदर लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। पौधों के अंदर लैंगिक जनन करने के लिए फूल होना जरूरी है। तो पौधों के लैंगिक जनन कहाँ होते हैं? फूल में या पुष्प में? समझ में आ गया इतना? सबको क्लियर है? हाँ। अब वो पौधे जो लैंगिक जनन करेंगे उनके लिए फूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लैंगिक जनन के लिए आपको पता है, हमने अभी पढ़ा है कि 2 जीव होने ही चाहिए, यानी कि 2 कोशिकाएं होनी चाहिए और उनसे मिलकर एक नई कोशिका बनेगी, तभी वो क्या होगा? लैंगिक जनन होगा, वरना वो क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। क्लियर है? तो ये हमने पौधे का जो जनन अंग है वो बना लिया है। अगर आपसे ये कह दे कि पौधे के जनन अंग का चित्र बनाओ, पौधे के जनन अंग का चित्र बनाओ, तो किसका चित्र बनाना है? फूल का। और यही वाला चित्र बनाना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये जो फूल का चित्र है ये ऐसा नहीं है कि फूल है वो ऐसा दिखता है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर कहीं पे भी आपको ये वर्तिकाग्र पंखुड़ी दिख रही है क्या? नहीं। इसके अंदर सिर्फ ये नीचे वाली पत्तियां दिख रही है, ये वाली, ये इसका क्या है? बाह्य दल। इस फूल का बाह्य दल कौन सा है? ये वाली पत्तियां। क्लियर है? ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो ऊपर वाली ये वाली दिख रही है आपको, क्या? पंखुड़ी। तो ये क्या है? पंखुड़ी। इस फूल के अंदर आपको 2 ही चीज़ दिखाई दे रही है, बाकी के चीज़ दिखाई देने हैं तो इसको यहाँ से ऐसे काटना पड़ेगा और नीचे तक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो? तब ये अंदर आपको ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें दिखेंगी, ठीक है ना। तो ये फूल का है संख्या समान नहीं, संख्या कम ज़्यादा कितनी भी हो सकती है लेकिन होती ज़रूर है, ठीक है। और कई तो हम अभी पढ़ने वाले, कई फूल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ ये वाला होता है, ये वाले दोनों नहीं होते हैं, यानी कि परागकोश तंतु नहीं होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये होते हैं। और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ परागकोश और तंतु होते हैं, ये वर्तिकाग्र ये वाले नहीं होते हैं। समझ रहे हो ना? वो फूल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या है, लेकिन सभी फूलों के अंदर जनन करने के लिए ये दोनों ज़रूरी है, ठीक है। ये हम अभी देखने वाले हैं, लेकिन मैं इस फूल के बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पौधे के जनन अंग का चित्र बनाओ तो आप यही चित्र बनाओगे। समझ आ रहा है इतना सबको? हाँ। दूसरा कि इसके अंदर देखो, इस फूल के अंदर आपको कहीं पे भी वर्तिकाग्र, वर्तिका वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब इसको काटना पड़ेगा। तो ये वाला चित्र क्या है? काटा गया चित्र है, इसलिए इसको हम एक और चित्र भी बोलते हैं कि पुष्प का अनुदैर्घ्य काट चित्र। यहाँ से ऐसे बीच में से रखे और ऐसे काटा गया है और उसके बाद ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। क्लियर है? एक बार के लिए मैं इसको काटूं क्या? दिख रही है कि नहीं? नहीं दिख रही है वो पास आके देख लेना, ठीक है। इसके अंदर इसको और इस चित्र को कंपेयर करोगे तो इसके अंदर एक वर्तिकाग्र है, ये यहाँ पे सी गोल है ऊपर से, ये वाला है, ठीक है। इसके चारों ओर ये लंबे लंबे से है, ये वाले हैं, ठीक है ना। इस फूल को अगर आप देखना चाहो तो एक एक करके देख सकते हो और फिर मुझे बताना कि इसके अंदर से कौन से परागकोश और तंतु है। ये वाला हिस्सा आपने देख लिया, ये वाली पाइप आपने देख ली, ये वाला हिस्सा, ये वाली पाइप आपने देख ली, ये वाला हिस्सा, ये वाली पाइप, ये वाला हिस्सा और ये वाला ऐसा ही दिखता है उसके ऊपर। और एक चीज़ और आपने देखा है, इसके ऊपर थोड़ा सा चिपचिपा सा भी था वो, ठीक है ना। हम अभी देखेंगे कि वो चिपचिपा क्यों था या क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होते हैं और ये नलिकाएं क्यों होती है, सारी चीज़ें, ठीक है। क्लियर है ना? हाँ। तो अब 1 मिनट के लिए आपने ये चीज़ें कर ली है। अब क्योंकि ये लैंगिक जनन कर रहा है तो हमें दोनों अलग अलग बताने होंगे, एक नर जनन अंग भी बताना होगा और एक मादा जनन अंग भी बताना होगा। तो फूल के अंदर या पौधे के अंदर जो नर और मादा जनन है उनको हम कहते हैं, जो ये वाले हैं ना, देखो बिल्कुल हल्के से भी है
पतले से भी है। मैंने कहा था नर युग्मक हमेशा पतला सा दिखाई देगा, आपको हल्का सा दिखाई देगा, है ना ये। इसीलिए ये पराग कोश और इसकी ये जो लाइन, ये जो पाइप है, पराग कोश और इसको पाइप को बोलते हैं तंतु, दोनों मिलाकर ये बनते हैं नर जनन अंग। किसके? फूल के या पौधे के नर जनन अंग है ये वाले हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको नर, ठीक है। और इसका नाम क्या है? पुंकेसर या नर जनन अंग। अब इसके बाद दूसरा जनन अंग भी हमें फूल के अंदर बताना होगा, तो वो दूसरा जनन अंग है ये वाला, यहाँ से ये वाला, ठीक है। अब इस हिस्से के आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं। पहला पार्ट वर्तिकाग्र, दूसरा पार्ट ये जो पाइप है ये वाली वर्तिका, और तीसरा ये वाला जो गोल है अंडाशय। ये 3 वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये वाले जो तीनों हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? मादा जनन अंग। किसका मादा जनन अंग? पुष्प का मादा जनन अंग, ठीक है। और इसका नाम है स्त्रीकेसर। क्लियर है इतना सबको? नर जनन अंग का नाम पुंकेसर है, उसके अंदर 2 चीज़ें होती है, परागकोश और तंतु। मादा जनन अंग के अंदर जिसका नाम है स्त्रीकेसर, और उसके अंदर 3 चीज़ें होती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। क्लियर है क्या इतना सबको? ठीक है। अब नया जीव बनने के लिए, नई कोशिका बनने के लिए इस जनन अंग के अंदर जो कोशिका है उसे, जो ये मादा जनन अंग है, यानी कि इस कोशिका के अंदर जाना ही होगा, क्योंकि जब दोनों मिलेंगे तभी नया जीव बनेगा, ठीक है। तो अभी हमने नर जनन अंग, मादा जनन अंग अच्छे से समझ लिया। अब नर जनन अंग के अंदर, पुष्प के अंदर जो नर जनन अंग होता है उसके अंदर जो कोशिका होती है जो जाके और इसके अंदर मिलेगी, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है पराग कण। क्या होते हैं? पराग कण। ये कहाँ होते हैं? तो इस पराग कोश के अंदर, ये जो ट्यूब वाली सी संरचना है जैसे आपको दिख रही है, इसके ऊपर यहाँ कौन होते हैं? पराग कण होते हैं। पराग कण जो इस पराग कोश के अंदर होता है, जिसका, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि वो पराग कण है, वो फूल का या पौधे का नर जनन कोशिका है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है? ये नर युग्मक है। क्या है ये? नर युग्मक। नाम क्या है इसका? पराग कण। क्लियर है? अब ये तो हुआ नर युग्मक, यानी कि जो नर के अंदर जो कोशिका है वो। अब इसके बाद इसके अंदर कौन सी कोशिका होगी और कहाँ होगी? तो जो मादा जनन अंग है फूल का, उसके अंदर जो कोशिका होती है वो यहाँ होती है, अंडाशय के अंदर, ठीक है। अंडाशय के अंदर ये जो बीच वाली संरचना है ना, ये वाली, इसे हम बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड। बीजांड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी से आखिर में जाके बीज बनता है। क्लियर है? तो इसका नाम क्या हुआ? बीजांड। कौन से का? ये जो गोल वाली संरचना आपको दिख रही है, इसका नाम क्या है? बीजांड। क्लियर है? इस बीजांड के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, और वो है इस स्त्रीकेसर की या मादा जनन अंग की कोशिकाएं, और उसका नाम है अंड कोशिका। क्या नाम है? आवाज नहीं आई। अंड कोशिका, ठीक है। जैसे परागकण नर युग्मक था, तो अंड कोशिका कौन सा युग्मक है? मादा युग्मक। इतना क्लियर है सबको? पहले हमने देखा कि नर जनन अंग, पुंकेसर वाला नर जनन अंग, स्त्रीकेसर मादा जनन अंग। नर जनन अंग के अंदर जो कोशिका होती है उसका नाम परागकण, मादा जनन अंग के अंदर जो कोशिका होती है उसका नाम अंड कोशिका। और ये कहाँ होती है? बीजांड के अंदर। बीजांड कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर। क्लियर है इतना? अब इस परागकण को इस अंड कोशिका से मिलना है, ठीक है ना, तभी नया जीव बन पाएगा। क्लियर है इतना? अब वो कैसे मिलेगा? तो ये जो परागकण है ना, ये यहाँ इसके ऊपर होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कण। यहाँ से या तो कोई मक्खी या कोई भी पक्षी इसके ऊपर बैठा तो ये परागकण उससे चिपक जाएंगे, और जैसे ही वहाँ से उड़ के यहाँ पे बैठा तो वो वहाँ से आके इसके ऊपर गिर जाएंगे।
और ये आपको पता है चिपचिपा होता है, और चिपचिपा होता है तो कोई भी चीज़ इसके ऊपर गिरेगी उसके साथ चिपक जाएगी, इसीलिए ये चिपचिपा ज़रूरी है। ठीक है ना, कि पराग कण इसको कहीं से भी उड़ते उड़ते दिखे तो उसको अपने साथ चिपका ले। ये क्लियर है ना सबको। इस पराग कण का इसके ऊपर यानी कि पुंकेसर से पराग कण का वर्तिकाग्र के ऊपर जाना जरूरी है, तभी जनन होगा। और यहाँ से यहाँ तक जाना, इसको हम एक नया नाम देते हैं परागण। क्या नाम देते हैं? परागण। परागण। तो परागण क्या हुआ? पुंकेसर से पराग कणों का किसके ऊपर जाकर गिरना? वर्तिका के ऊपर जाकर गिरना क्या कहलाता है? परागण। परागकण नहीं, परागण। क्या कहते हैं इसको? परागण। इतना क्लियर है सबको? अब ये परागण दो तरीके से हो सकता है। इस वर्तिका के ऊपर जरूरी नहीं है, ये देखो ये वाला पुंकेसर है, ये इसी फूल का है, कोई दूसरा फूल भी तो हो सकता है। एक पौधे के अंदर बहुत सारे फूल होते हैं, दूसरे फूल के पुंकेसर से ये कण आके भी तो इसके ऊपर गिर सकते हैं, है ना। तो दो तरीके हुए, एक तो क्या कि इसी फूल के पुंकेसर से आके गिर सकते हैं, और एक किसी दूसरे फूल से भी आकर गिर सकते हैं। किस तरीके से गिर सकते हैं? तो मक्खियों के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, कैसे भी आके गिर सकते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? तो अगर इसी फूल के पुंकेसर से इसके ऊपर आकर गिरे तो उसे हम कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं? स्वपरागण। क्लियर है? और किसी दूसरे फूल से आकर गिरे तो परपरागण। क्लियर है क्या इतना सबको? स्वपरागण और परपरागण क्या होता है? परागण क्या होता है? पराग कणों का पुंकेसर से स्त्री केसर के ऊपर आकर गिरना, और स्वपरागण अपने ही फूल के पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर गिरना स्वपरागण, और दूसरे फूल के पुंकेसर से आकर और वर्तिकाग्र पर गिरना परपरागण। क्लियर है इतना? इतना सबको क्लियर है? हमारे जो परागकण है वो इसके ऊपर आके गिर चुके हैं। ठीक है ना। अब जो आगे का सारा प्रोसेस है वो इसका होगा, जो ये वर्तिकाग्र है इसका। क्लियर है? फूल के अंदर भी हम यही देख रहे हैं, कोशिका किसके अंदर आ चुकी है? मादा जनन अंग के अंदर आ चुकी है। नर जनन कोशिका मादा जनन कोशिका के अंदर आ चुकी है। क्लियर है? ऐसा ही हम देखेंगे मनुष्य के अंदर भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होता है, और लैंगिक जनन आप जहाँ पे भी देखोगे ऐसा ही होगा। नर कोशिका मादा कोशिका के अंदर जाएगी। क्लियर है ना? इतना क्लियर है सबको? अच्छा, अब एक चीज़ और, ये फूल है ना, ये दो तरीक़ों का हो सकता है। एक फूल ऐसा जिसके अंदर अपना ही तो वर्तिकाग्र होता है और अपना ही ये जो कोशिका है ये होती है, यानी कि पुंकेसर भी अपना, स्त्री केसर भी अपना। जिसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं उस फूल को हम कहते हैं द्विलिंगी, यानी कि उसके अंदर दो लिंग है। क्लियर है? या उभयलिंगी। क्या कहते हैं? उभयलिंगी, जिसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, और जिसके अंदर या तो पुंकेसर या फिर स्त्री केसर एक ही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी। क्लियर है? एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, समझ में आए? एक लिंगी जिसके अंदर या तो वर्तिकाग्र होगा या फिर पुंकेसर होगा। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम उभयलिंगी या द्विलिंगी की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। क्लियर है? अब ये उभयलिंगी, द्विलिंगी, एक लिंगी क्लियर हुआ सबको? हमारे पुंकेसर यहाँ पे आके गिर चुके हैं, यानी कि परागकण यहाँ पे आके गिर चुके हैं। अब वो परागकणों के साथ क्या होता है? तो ये वाला है ना, ये तो है पुष्प का अनुदैर्घ्य काट चित्र। अब अगर हमें सिर्फ इसका, ये क्या है? स्त्री केसर, स्त्री केसर का अलग से चित्र बनाना हो तो हम ऐसे बनाएंगे। उसके अंदर क्या बनाएंगे? सिर्फ उसके हिस्से बनाएंगे। ठीक है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारी है अंडाशय। ठीक है? और इसके अंदर ये क्या है? अंडकोशिका। ये अंडाशय, ये पूरा तो है अंडाशय, इसके अंदर ये वाला क्या है? बीजांड, और ये वाली क्या है? अंडकोशिका। ये है बीजांड, ये है अंडकोशिका, और ये है पूरा अंडाशय। क्लियर है? यहाँ पे कौन आके गिरा है? परागकण। अब ये परागकण धीरे धीरे अंकुरित होना स्टार्ट होता है, यानी कि इससे एक पाइप निकलना स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है? किससे निकली है? ये परागकण से निकली है।
ये पाइप धीरे धीरे निकलनी शुरू होती है ऐसे 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 निकलती 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 और ये चली जाती है कहाँ? अंडाशय में। ये निकली है पराग कण से, तो इसका नाम क्या होगा? पराग नली। ये नली है भाई, तो ये पराग नली हो गई। क्लियर है? अब इसके अंदर जो कौन सी कोशिका है? नर जनन कोशिका, वो इसके अंदर से ऐसे होती 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 और कहाँ पहुँच जाएगी? अंडाशय में पहुँच जाएगी। ठीक है ना? किससे होकर गई है? पराग नली से होकर गई है, यहाँ पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे ये है अंड कोशिका और यहाँ पे आया कौन? अंड कोशिका कौन सी है? मादा जनन कोशिका। और जो परागकण है वो कौन सी है? नर जनन कोशिका। नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका यहाँ पे मिलती है। ठीक है? ये जो मिलती है या मिलने के प्रक्रम को अंड कोशिका, चलो परागकण है वो आके और किससे मिल चुके हैं? अंडाशय से, अंड कोशिका से। ठीक है? इसको, इस मिलने के प्रक्रम को हम कहते हैं निषेचन। ठीक है? अंड कोशिका और परागकणों के मिलने के प्रक्रम को हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन से अब जो अंड कोशिका वो तो ना अंड कोशिका रहेगी और जो परागकण है वो भी परागकण नहीं रहेगा, दोनों मिलकर एक नई कोशिका बनाएंगी जिसे हम कहते हैं युग्मनज। ठीक है? पहले ये दोनों क्या थे? परागकण भी क्या था? युग्मक। अंड कोशिका भी क्या थी? युग्मक। दोनों युग्मक, दो युग्मक मिले और क्या बना? युग्मनज। ठीक है? ये युग्मनज किससे मिलकर बना? परागकण और अंड कोशिका से। ठीक है? जैसे ये मिले उसके बाद इनके अंदर विभाजन होना स्टार्ट होता है। विभाजन होना मतलब नई कोशिकाएं बननी स्टार्ट होती है। ठीक है? और 1-2 दिन में ही ये नई कोशिकाएं बहुत सारी बन जाती है और जैसे ही बहुत सारा विभाजन इसके अंदर हो जाता है और जो नई कोशिकाएं काफ़ी सारी बन जाती है तो इससे बनता है भ्रूण। ठीक है ना? युग्मनज से क्या बना? भ्रूण। युग्मनज जो थी वो 2 कोशिकाओं का मेल था और उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बन गई विभाजित होकर और उससे क्या बना? भ्रूण बना। क्लियर है? ये वाला भ्रूण है, इसके अंदर अब पूरा जो ये पौधा है ना, इस पूरे पौधे की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। क्लियर है ना? हाँ, यही यूँ समझ लो बीज है, इसके अंदर पूरे पौधे की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है? तो इसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। रक्षा करने के लिए जो ये बाहर वाला ना बीजांड, ये वाला, ये बहुत कठोर हो जाता है। ठीक है? और इसके अंदर ये भ्रूण रहता है। क्लियर है? और ये वाला जो कठोर होके ये किसका रूप ले लेता है? बीज का। बीज आपने देखे हैं। ठीक है? किसी भी बीज को आप तोड़ कर देखना, उसके अंदर ऐसा एक भ्रूण जैसी संरचना मिलेगी। क्लियर है ना? समझ रहे हो? ये बीज किसके चारों ओर है? भ्रूण के चारों ओर है। भ्रूण की रक्षा करने के लिए कठोर संरचना, और बना किससे? ये बीजांड से बना। ठीक है ना? अब ये बीज बन गया, किसकी रक्षा कर रहा है? भ्रूण की। अब भ्रूण को जैसे ही उचित वातावरण मिला, यानी कि बढ़िया वातावरण, जहाँ पे हमने उसके ऊपर पानी डाला, खाद डाला, जैसे ही पानी और खाद डाला, इस भ्रूण से क्या निकल जाता है? नया जीव निकल जाता है, नया पौधा निकल जाता है। और जब वो नया पौधा निकल रहा होता है ना, बिल्कुल एक ऐसे धागे जैसी संरचना निकलती है, उसको हम बोलते हैं नवोद्भिद। क्या बोलते हैं? नवोद्भिद, यानी जिसका नया नया जन्म हुआ हो, जो नया नया उत्पन्न हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नवोद्भिद। किससे? वर्तिकाग्र से। हाँ, बताने वाला हूँ। इतना समझ में आया ना कि यहाँ से ये इसके अंदर आ गया, भ्रूण बन गया, भ्रूण के चारों ओर ये वाली कठोर संरचना बन गई। ठीक है? और अगर ये इस भ्रूण को उचित वातावरण मिला तो ये क्या हो जाएगा? नया पौधा बन जाएगा। और नए पौधे को हम क्या कहते हैं? नवोद्भिद। तो एक बार के लिए आप इसको रिवाइज कर लो। पहले क्या था? युग्मक। युग्मक तो दोनों नर और मादा जनन कोशिकाएं थी। युग्मक से क्या हुआ? निषेचन। निषेचन से क्या बना? युग्मनज। युग्मनज से क्या बना? भ्रूण। भ्रूण से क्या बना? नवोद्भिद। ठीक है ना? ये ऐसे आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे ही होगा। पहले ये नहीं है कि युग्मनज पहले बन जाएगा, युग्मक बाद में बनेगा, नहीं, पहले युग्मक होगा। युग्मक कौन है? तो नर और मादा की जो कोशिकाएं, उनका नाम है युग्मक। उनसे मिल के क्या बना? युग्मनज। युग्मनज से क्या बना? भ्रूण। भ्रूण से क्या बना? नवोद्भिद। क्लियर है सबको?
अब उसने पूछा कि ये बीज है, ये बाहर कैसे निकलेगा। तो जैसे ही इसके अंदर बीज बन जाता है तो ये जो वर्तिकाग्र और ये है ना, ये सारे सूख जाते हैं और सूख कर नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। ये जो पत्तियां हैं यानी कि बाह्य दल है वो भी सूख जाता है, ये जो क्या नाम है इसका पंखुड़ी है ये भी सूख के गिर जाती है, ये वर्तिकाग्र है ये भी सूख के गिर जाता है। लेकिन जो अंडाशय है ये वाला, आपने देखा होगा कुछ, जैसे कि आम की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर बीज अंदर होता है, उसके बाहर कुछ रस भी होता है ना, मीठा जिसको हम खाते हैं, वो इस अंडाशय का बनता है इसका। ठीक है, कुछ पौधों के अंदर आपको पता है आम है या फिर आपने अनार भी खाया होगा, उनके अंदर बीज अंदर बाहर थोड़ा सा रस सा होता है, वो इसका बनता है, किसका, अंडाशय। ऐसे होता है पौधों के अंदर लैंगिक जनन। क्लियर है। एक एक करके ये 2-4 क्वेश्चन लिखे हैं। अब इसको रफ कर दूं। ये क्वेश्चन हुआ उभयलिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं। गुड़हल, ये मैं 2 और लिख रहा हूँ, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये अंडाशय के अंदर ही होते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो सारे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस पे ज़रा ध्यान देना, अगर ये याद है तो पूरा क्वेश्चन याद है।